पायल है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये हमारे साथ बचपन में घटी थी जब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। पहले हमारी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैं और मेरा परिवार जिसमें मेरे माता पिता और मेरे 2 बड़े भाई थे जिनका नाम मोनू और उमेश है। हमारा गांव बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ था। वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे। सभी लोगों का गुजारा वहाँ खेती बाड़ी कर कर ही होता था। मैं और मेरे दोनों बड़े भाई हम सभी स्कूल जाया करते थे, पर वहाँ का एजुकेशन भी उतना अच्छा नहीं था। हम तीनों सुबह उठकर स्कूल जाते और जब स्कूल से वापस आते तो हम सभी फटाफट खाना खाते और तुरंत ही खेत पर चले जाते अपने माता पिता की मदद करने के लिए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और हम इतने बड़े हो गए थे कि हमें इतनी समझ थी कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम सभी का खेल कूद में उतना मन लगता नहीं था। हम बस खेत में ही अपना आधा से ज़्यादा समय बिता दिया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारी हालत भी थोड़ी ठीक होने लगी, क्योंकि हम चारों ही खेत में काम किया करते थे। तब एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारी फसल बहुत अच्छी उगने लगी थी और हमारी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। हमारा रहन सहन थोड़ा बेहतर होने लगा था। हम सभी बहुत खुश रहने लगे थे। फिर थोड़े समय के बाद हम सभी ने गन्ने की फसल लगाने की सोची और ये सोचकर हमने उसे बोया था कि इस बार हो सकता है कि गन्ने में हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सके। हम सभी दिन रात बस खेत में ही रहते थे और वहीं पर सबकी देखभाल किया करते थे, वहीं पर खाना खाते थे। जब धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद हमारी फसल बड़ी होने लगी थी और उसे देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। हम सभी को ये लगता था कि इस साल बहुत ज़्यादा ही मुनाफा होने वाला है और जो भी हमारे साथ काम कर रहा है उसे अच्छा मुनाफा होगा। इस बार प्रॉफिट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। वो समय मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। गांव का हर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उस साल गांव में फसल बहुत ही अच्छी उगी थी और हम सभी को लग रहा था इस बार हमें उसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। गांव में बहुत समय के बाद ही मैंने सबको इतना खुश देखा था, पर हमारी खुशियाँ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। गांव में बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब हरकतें होने लगी थी जो थोड़ी बहुत डरावनी भी थी। हमारे घर के पास ही हमारा खेत है और हमारे खेत से लगकर ही जंगल पड़ता है। हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर गांव के आदमी जंगल में जाते हैं। वहां जाकर वो सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। जब अगले दिन सुबह ऐसे ही गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ गए लकड़ियां इकट्ठी करने, वहां पहुंचकर उन सभी ने जो देखा उसे देखकर वो बहुत डर गए थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्हें वहाँ पर एक जंगली जानवर की लाश मिली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी दिख रही थी। वो पूरी तरह से सूखी हुई थी, पर वो पहली बार था तो उन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। पर जब यही चीज़ें बार बार होने लगी तो गांव का हर एक आदमी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा। अब हर रोज़ जंगल में करीबन 2 या 3 लाशें जानवरों की मिल ही जाती थी और वो बहुत ही अजीब सी होती थी। उनका रंग पीला पड़ चुका होता था, मानो जैसे किसी बीमारी का शिकार हो गए हो, और उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता था। हम सभी घबराने लगे थे। हमें लगा था कि जंगल में कोई तो जंगली जानवर घूम रहा है जो ये सब हरकतें कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब वो किसी इंसान पर भी हमला कर दे। पुलिस को बताने पर भी उतना कुछ खास फायदा हुआ नहीं था। पुलिस ने उतनी ज़्यादा अच्छे से छानबीन की नहीं थी और उन्हें और भी दूसरे काम होते हैं। तो गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ को खुद ही हल कर लेंगे। जब देखा गया कि बातें हाथ से निकलती ही जा रही है, तब मेरे बड़े भाई मोनू और उमेश ने ये फैसला किया कि वो रात में जाग कर देखेंगे कि आखिर वो लाशें आती कहाँ हैं और कौन सा जंगली जानवर है जो उनका इस तरह से शिकार कर रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लगातार 3 दिन तक पहरा देंगे और इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे का कारण क्या है। पहली रात वो दोनों ही खेत और जंगल के बीच में खड़े थे और वो पूरी रात जागते रहे। उन्होंने पूरी तरह से नज़र रखी हुई थी, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया, ना उन्हें किसी भी जानवर की आवाज़ आई। अगले दिन सुबह वो दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास थे, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। पर उन्होंने डिसाइड किया कि हो सकता है कि आज रात उन्हें कुछ ऐसा मिल ही जाए।
पर पहली रात की कुछ ऐसी बातें उन सभी ने हमें बताई जो सभी के समझ से परे थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जंगली जानवर वहाँ तक आए कैसे थे। वो सभी मरे हुए थे, पर उनके शरीर में एक भी खरोच का निशान नहीं होता था और ना ही किसी और जानवर के या किसी भी जानवर के पैर के निशान आसपास होते थे। किसी को समझ में ही नहीं आता था कि वो वहाँ आए कैसे हैं और उनकी मौत कैसे हुई है। ये सब जानने के बाद गांव वालों ने एक और आदमी को रात में जंगल जाने वाले रास्ते और जंगल में पहरा देने को कहा। अगले ही दिन वो तीनों ही जंगल में अलग अलग जगह फैले हुए थे और बस किसी भी आवाज़ का इंतजार कर रहे थे, कोई भी जंगली जानवर की आवाज़। उन्होंने बस यही सोच कर रखा था कि उन्हें जैसे भी किसी भी जंगली जानवर की आवाज़ आएगी वो सभी उसी दिशा पर भागेंगे। बहुत देर पहरा देने के बाद फाइनली उन्हें एक जानवर की आवाज़ आई। ढंग से सुनने से उन्हें वो किसी हिरन की आवाज़ लग रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे ही उन्हें वो आवाज़ आई वो सभी धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा था उस हिरन की आवाज़ कम होती जा रही थी और एक समय ऐसा आ गया था कि उस हिरन की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। पर उन सभी को समझ में आ गया था कि आवाज़ किस दिशा से आई थी, तो वो सभी धीरे धीरे उस दिशा पर बढ़ते जा रहे थे। आज रात वो ये जानकर ही रहना चाहते थे कि वो ये कौन सा जंगली जानवर है जो दूसरे जानवरों की ऐसी हालत कर दे रहा है। जब उस हिरन की आवाज़ अचानक से ही आना बंद हो गई थी तो उनके लिए बहुत मुश्किल सा हो गया था उस जगह को ढूंढ पाना जहाँ पर वो हिरन मर रहा है। उस जानवर की आवाज़ सुनकर ही ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। उमेश और मोनू को ऐसा लग रहा था ये पक्का ही कोई बड़ा जानवर है जो जंगल में छोटे जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। पर जिस तरीके से वो उनकी हत्या कर रहा था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर अपने शिकार को इस तरह से नहीं मारता। इसी बीच उन्हें उस हिरन की आवाज़ हल्की सी फिर से आई और वो सभी उसी दिशा पर धीरे धीरे वापस से बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो उसके पास बढ़ रहे थे वैसे वैसे उस हिरन की आवाज़ फिर से कम होने लगी थी और एक समय पर वापस से वो आवाज़ आनी बंद हो गई। पर इस बार वो सभी उसी दिशा पर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर आगे और बढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो सामने की झाड़ियाँ हिल रही हो। वो सभी धीरे धीरे वहीं आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस झाड़ी को हटाया उनकी मानो जैसे सांसें ही रुक गई हो। वहीं पर वो हिरण था जिसकी आवाज़ें उनको आ रही थी, जो कि मर चुका था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो पूरी तरह से सूखा हुआ था, मानो जैसे उसके अंदर खून की एक बूंद भी ना हो और वो अजीब सा पीला पड़ चुका था, मानो जैसे उसे कोई बीमारी हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी मौत तो अभी ही हुई है, वो इस तरह से कैसे सूख सकता है? आखिर वो कौन सा भयानक जानवर था जो इस कदर दूसरे जानवरों को मार रहा था? क्या गांव वाले उसे पकड़ भी पाए? ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।